नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर आतंकवादियों ने श्रीनगर में सीआरपीएफ के बंकर पर फेंका बम, 3 राहगीर हुए घायल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुधरते हालात और सुरक्षा बलों की सख्ती से आतंकवादियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वे एक बार फिर हालात बिगाड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आतंकवादियों ने शनिवार को फिर सुरक्षा बलों पर हमला करते हुए श्रीनगर में सीआरपीएफ के बंकर पर बम फेंका। शहर के बरम्बर शाह एरिया में हुए इस हमले में आतंकी अपना निशाना चूक गए और बम सड़क पर जाकर फट गया। इस हमले में सड़क से गुजर रहे 3 राहगीर घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दोस्तों हमला होते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। भगदड़ का फायदा उठाकर आतंकवादी वहां से भाग निकले। सुरक्षा बल आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की 24 जून को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं से हुई बातचीत से पाकिस्तान बौखला गया है। उसने अपने आतंकी एजेंडे को धार देने के लिए एक बार फिर कश्मीर घाटी में छिपे अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का महामंथन, गृह मंत्री समेत कई नेता हुए शामिल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को राजधानी दिल्ली में स्थित पार्टी के मुख्यालय में बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में पार्टी संगठन का कामकाज देख रहे कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार और फेरबदल की अटकलों के साथ उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी में पिछले कुछ समय से मंथन का दौर लगातार चल रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान सहित कुछ अन्य मुद्दों पर भी बीजेपी नेता समय समय पर चर्चा करते रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फार्मर्स प्रोटेस्ट, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 7 महीने हुए पूरे, राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन आज विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। वहीं दोस्तों पुलिस ने देश भर में सुरक्षा तैनाती बढ़ा दी है। हरियाणा के पंचकुला में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। चंडीगढ़ में हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए हजारों किसान पंचकुला से निकले थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा रखे थे। गुस्साए किसानों ने बैरिकेड्स उखाड़ फेंके और आगे बढ़ गए। वहीं किसानों को रोकने के लिए बड़ी मात्रा में खड़ी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। किसान नेताओं ने दिल्ली के एलजी अनिल बैजल को भी अपनी मांगों से जुड़ा मेमोरेंडम दिया। किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली में चल रहे उनके आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने अब तक उनकी सुनवाई करना जरूरी नहीं समझा। इससे सरकार की नीयत का पता चलता है। किसानों के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एलजी भवन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। वहीं दोस्तों दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जमे आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि अगर तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तो आंदोलन 7 महीनों से चल रहा है, वो अगले 7 साल तक भी चलता रहेगा। इससे पहले बीक्यूयू अध्यक्ष नरेश टिकैत करीब 600 किसानों के साथ मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और आंदोलन को लंबा चलाने की घोषणा की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर लोगों से की अपील, कहा वैक्सीन लेने वाले भी बरतें सावधानी। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलने की वजह से अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अपील की है कि जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराकें ले ली है वे भी मास्क पहनना न छोड़ें। WHO ने कहा है कि खतरनाक और अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना और अन्य सुरक्षा उपायों को नहीं छोड़ना चाहिए। WHO की अधिकारी मरियांगेला सिमाओ ने कहा कि लोगों को सिर्फ इसलिए सुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने दोनों खुराकें ले ली है, उन्हें अभी भी वायरस से खुद को बचाने की जरूरत है। CNBC के मुताबिक WHO हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सिमाओ ने कहा कि अगले वैक्सीन कम्युनिटी ट्रांसमिशन को नहीं रोक सकती। लोगों को लगातार मास्क पहनना होगा, हवादार जगहों में रहना होगा, भीड़ से बचना होगा और हाथों को साफ रखना होगा। यह सब तब भी बहुत जरूरी है जब आप टीके की दोनों खुराकें ले चुके हों। यानी कि दोस्तों अगर आपने टीके की दोनों खुराकें ले ली है तो भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतें।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के 7 महीने, राहुल गांधी ने कहा सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया है कि वो आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़े हैं। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर आज उन्होंने ट्वीट कर अन्नदाताओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाताओं के साथ हैं। गौरतलब है कि दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। वे इन तीनों कानूनों को रद्द करने और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी देने के लिए एक नया कानून लाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी सरकार का बड़ा फैसला, अब संडे को लॉकडाउन कर दिया खत्म, नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के साथ ही सरकार ने व्यापारियों और ग्राहकों को दोनों को ही बड़ी राहत दी है। एमपी सरकार ने संडे लॉकडाउन को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के मामले कम होने के साथ ही अब रविवार को कर्फ्यू को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता है। अब दुकानदार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संडे को भी अपने प्रतिष्ठान खोल सकेंगे। हालांकि अभी नाइट कर्फ्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वो यथावत ही जारी रहेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना के मामले कम होने के साथ ही सरकार ने 1 जून से कोरोना कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया था, लेकिन रविवार का लॉकडाउन जारी रखा था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बच्चों पर होगा कोवैक्स वैक्सीन का ट्रायल, सीरम इंस्टीट्यूट जल्द मांगेगा डीसीजीआई से मंजूरी। जी हां दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही ड्रग कंट्रोलर ऑफ जर्नल ऑफ इंडिया से यहां बच्चों पर कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन के लिए अप्लाई करेगा। कोवैक्स अमेरिका स्थित नोवैक्स आईएनसी द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का इंडियन वर्जन है और इसका निर्माण भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, कोवैक्स सीरम द्वारा बनाया जा रहा दूसरा टीका है। पहला ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन है, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के तौर पर बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने शुक्रवार को कहा कि नोवावैक्स इंक द्वारा विकसित कोविड-19 टीके कोवावैक्स की पहली खेप का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट की पुणे लैब में किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शूटिंग वर्ल्ड कप में एक और मेडल, मनु भाकर और सौरभ ने 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट में सिल्वर जीता। 3 पदक के साथ भारत 9वें नंबर पर। जी हां दोस्तों, ओलंपिक से पहले भारतीय शूटर के लिए एक अच्छी खबर आई है। क्रोएशिया में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को तीसरा मेडल मिला है। यह 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने दिलाया है। दोस्तों, यह भारतीय जोड़ी 387 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर रही। मिक्स्ड इवेंट के फाइनल में मनु और सौरभ को रशियन जोड़ी वितानिया और अंतर्म ने हराया। अब तक भारत टूर्नामेंट में 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 9वें स्थान पर काबिज है। रूस 7 मेडल, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पर काबिज है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुद हिंदू से मुस्लिम बना, फिर इस्लामिक सेंटर को देने लगा अनाथ और कमजोर बच्चों की सूची, लालच देकर करते थे ब्रेन वॉश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का मामला गरमाया हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस की जांच में केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय का एक अफसर पकड़ा गया है, जो अनाथ बच्चों की सूची इस्लामिक दावा सेंटर को मुहैया करवाता था। फिर उन बच्चों को प्रलोभन देकर धर्म बदलवाया जाता था। इस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह अधिकारी खुद भी धर्म बदलकर हिंदू से मुस्लिम बना है। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय का एक अफसर धर्म परिवर्तन के लिए बच्चों की जानकारी इस्लामिक दावा सेंटर को दे रहा था। इसका सुराग लगने पर एटीएस इस अधिकारी से पूछताछ कर रही है। एटीएस ने आईएसआई के इशारे पर चल रहे धर्म परिवर्तन रैकेट की कड़ियों को जोड़ते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय तक पहुंच गई है। दोस्तों, छानबीन में सामने आया है कि मंत्रालय में तैनात एक अधिकारी शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की लिस्ट इस्लामिक दावा सेंटर को भेजता था। इसके आधार पर आईडीसी का संचालन मौलाना उमर गौतम इन बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करता था। सेंटर लाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। जो परिवार बच्चे के धर्म परिवर्तन के लिए सीधे राजी नहीं होते थे, उन्हें स्वावलंबी बनने का झांसा देकर नोएडा के टेप सोसाइटी या उसके जैसी किसी संस्था में पहुंचा देते थे। यहां बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म बदलने के लिए तैयार किया जाता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
अर्जेंटीना के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, स्पुतनिक वी एस्ट्राजेनेका बेहद है कारगर, मृत्यु दर में 70 से 80% की हुई गिरावट। जी हां दोस्तों, अर्जेंटीना के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ स्पुतनिक वी अथवा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का एक डोज भी 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में मृत्यु दर को 70 से 80% तक कम कर देता है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के रोगियों को दिए जाने वाले वैक्सीन डोज की क्षमता के आकलन में यह तथ्य सामने आया है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि इन टीकों की 2 खुराक से मृत्यु दर 90% तक कम हो जाती है। आकलन के दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु के 4,71,682 लोगों का अध्ययन किया गया। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। अब दोस्तों, इस खबर के बाद जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी के ताजा हालात। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 18,04,79,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 39,11,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, भारत, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, इटली, कोलंबिया, स्पेन, जर्मनी, ईरान, पोलैंड आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों, भारत में इस वक्त तक 3,01,83,000 से ज्यादा महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,94,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जॉर्ज फ्लॉयड मामले में आया बड़ा फैसला, दोषी पूर्व पुलिस अधिकारी को मिली 22.5 साल की सजा। जी हां दोस्तों, अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन को 22 साल 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। फ्लॉयड परिवार के वकील ने अदालत के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने चौविन को 30 साल की सजा दिए जाने की मांग की थी। दोस्तों, खास बात यह है कि फ्लॉयड की मौत के बाद ही अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के बैनर तले भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। शुक्रवार को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मौजूद 45 साल के चौविन को सजा सुनाए जाने से पहले फ्लॉयड के परिवार को सांत्वना दी। हालांकि इस दौरान उन्होंने परिवार से माफी नहीं मांगी। जज पीटर काहिल ने कहा है कि यह सजा पद और अधिकार का दुरुपयोग और जॉर्ज फ्लॉयड के खिलाफ दिखाई गई क्रूरता पर आधारित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना फ्री होने की दिशा में दिल्ली, आज मिले इस साल के सबसे कम मरीज। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस महामारी का असर लगातार कम होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान यहां केवल 85 नए संक्रमित मिले हैं, जो इस साल के दैनिक मामलों की सबसे कम संख्या है। हालांकि एक दिन में 9 लोगों की मौत भी हुई है। दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 158 लोग कोरोना महामारी से जंग जीतकर ठीक हो गए, जिसके बाद सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ कोरोना को मात देने वालों की कुल तादाद अब 18,07,116 हो गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों का कुल आंकड़ा 24,961 तक जा पहुंचा है। इन नए मामलों के साथ अब कोरोना के कुल मामले 14,33,675 हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोल स्कैम केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबियों की संपत्ति अटैच। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। ईडी ने कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा और उनके भाई विकास मिश्रा की 6 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ईडी इससे पहले भी 165 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है। विकास मिश्रा और अशोक मिश्रा को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं विकास मिश्रा का भाई और टीएमसी यूथ विंग का महासचिव विनय मिश्रा देश से फरार हो चुका है। कोलकाता की अदालत में विनय मिश्रा ने बताया कि अब वह वैन्यूआटू की नागरिकता ले चुका है। विनय मिश्रा कोयला घोटाले के साथ ही बांग्लादेश से पशुओं की तस्करी में भी शामिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई भारी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, एक दिन की शांति के बाद एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर तो डीजल भी 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल
98 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल की कीमत 88 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, पेट्रोल डीजल में सरकार को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में 60% हिस्सेदारी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की है। यानी कि 100 रुपए अगर किसी जगह पर पेट्रोल की कीमत है तो वहां पर 32 रुपए तो सिर्फ केंद्र सरकार का टैक्स है। इसके अलावा राज्य सरकार भी लगभग इतना ही टैक्स लेती है। इस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 3 गुना बढ़ जाती है और महंगे पेट्रोल डीजल का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल ने ले ली 2 लोगों की जान। 1.5 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसने से महिला की मौत, पुलिस कमिश्नर ने माफी मांगी। सीआरपीएफ के काफिले से कुचलकर एक बच्चे की चली गई जान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर दौरे पर हैं। इस दौरान वीवीआईपी मूवमेंट ने एक 50 साल की महिला व्यापारी की जान ले ली। दरअसल दोस्तों शुक्रवार यानी कि 25 जून की शाम राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर गोविंदपुर में ट्रैफिक को रोका गया था। इस दौरान प्राइवेट कार से निजी अस्पताल जा रही पोस्ट कोविड महिला मरीज वंदना भी जाम में फंस गई। लगभग 1 घंटे तक रोके गए ट्रैफिक को नॉर्मल होने में आधा घंटे और लग गया। जब तक वंदना अस्पताल पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। वंदना मिश्रा के जाम में फंसने से मौत की सूचना पर शनिवार सुबह पुलिस कमिश्नर असीम अरुण और डीसीपी रवीना त्यागी ने दुख जताया। उनके घर पहुंचे कमिश्नर ने उनके परिवार वालों से माफी मांगी। कमिश्नर ने पति शरद मिश्र से कहा कि यह ट्रैफिक व्यवस्था की खामी है जिसके लिए वह माफी मांगते हैं। जाम में मरीज के फंसने की सूचना समय से मिलती तो उसे पहले ही हॉस्पिटल भेज दिया जाता। वंदना के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस कमिश्नर डीसीपी के अलावा डीएम आलोक तिवारी भी भैरव घाट पहुंचे थे। वहीं दोस्तों इससे पहले शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में तैनाती को जा रहे तेज रफ्तार सीआरपीएफ वाहन ने 3 साल की मासूम की जान ले ली। दरअसल वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बच्ची बाइक से गिरकर वाहन के पहिए के नीचे आ गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुली जेल बन गया है जम्मू कश्मीर, असहमति को बना दिया गया अपराध। महबूबा मुफ्ती ने बताया कैसे मिटेगी दिल की दूरियां। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार को विश्वास बहाली पर ध्यान देना चाहिए। मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया टुडे टेलीविजन के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जम्मू कश्मीर एक खुली जेल बन गया है। लोग सिर्फ मुंह खोलने की वजह से कैद में हैं। वे अपने घरों की 4 दीवारी के भीतर भी फुसफुसाते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं। क्या अपने लोगों के साथ ऐसा किया जाता है? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत में असहमति को अपराध बना दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बैठक बुलाई थी। बैठक में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत घाटी के कई नेता शामिल हुए थे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं यह साफ तौर पर कह दूं कि मैं चुनाव की मांग करने के लिए दिल्ली नहीं आई थी। मैं केंद्र से जम्मू कश्मीर में विश्वास निर्माण के उपाय करने के लिए यहां आई थी ताकि पीड़ित कश्मीरियों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।